हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा रसायन जिसमें ऐसे यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं जिनमें मुख्य जो तत्व है वो क्या है, कार्बन है, जैसा कि यहाँ पर हमें नाम से ही दिखाई पड़ रहा है। अब बात ये आती है कि हम कार्बनिक रसायन कहते किसको हैं, और या इसको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम या कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हैं, तो ये कहते क्यों हैं। तो जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो वनस्पति हो या जंतु हो, सभी का जो बेस होता है, आधार होता है, वो क्या होता है, कार्बन होता है। और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के रूप में हमको मोस्टली प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। हाइड्रो कार्बन, सभी जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमको जीवों से प्राप्त होते हैं, जीवों के द्वारा ये संश्लेषित किए जाते हैं। और इनमें हम जितने भी कंपाउंड ये रहेंगे, उनमें हम देखेंगे कि जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये क्या होते हैं, इनमें मुख्य तत्व होते हैं, मेन एलिमेंट होते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और विज्ञान की या रसायन शास्त्र की वह शाखा जिनमें हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिकों का या इनके जो व्युत्पन्न होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। तो अब आप जान ही चुके हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन में ऐसे यौगिकों का अध्ययन करेंगे जिनमें जो मुख्य एलिमेंट या मुख्य जो तत्व है वो क्या है, कार्बन है। हिचकी क्यों आ रही है। और कार्बन के साथ साथ हमको क्या दिखाई पड़ेगा, मेन एलिमेंट के ही रूप में हमको हाइड्रोजन दिखाई पड़ेगा। तो हम इस परिभाषा को यदि एक सिस्टमैटिक रूप में बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग होती है। और ऐसे ही यौगिकों का हम विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करेंगे उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। अब हम इसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे। अभी आपको जैसे हमने बताया कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के जो यौगिक हैं, वही पूरे के पूरे यौगिक या कंपाउंड जो हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतने सारे कंपाउंड होंगे तो ऐसा क्या डिफरेंट होगा। तो आगे अब हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स। जब तक यदि आपको यहाँ पर कुछ नोट करने लायक हो तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसके पहले स्क्रीन में जो भी देखा उसको नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो अब हम देखेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और जो भी टाइप्स हैं तो उनकी क्या विशेषता है, क्या प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आप बोर्ड में देख रहे हैं एक चार्ट बना हुआ है जिसमें मैंने हाइड्रोकार्बन के सभी टाइप्स को बताया है। तो जो हाइड्रोकार्बन तो अब आप समझ ही गए हैं कि कार्बन और
हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से जो बने यौगिक हैं वो हाइड्रोकार्बन है। तो जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला यहाँ आप देख रहे हैं मैंने मेन ये दो पार्ट में डिवाइड किया है, ए और बी। तो जो ए टाइप है वो है खुली श्रृंखला वाले यौगिक। यहाँ आपको बुक्स में खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी लिखा मिल सकता है, या फिर इसको हम विब्रत श्रृंखला भी लिखा देख सकते हैं। विब्रत श्रृंखला, विब्रत श्रृंखला वाले यौगिक या खुली श्रृंखला वाले यौगिक, और इनको हम कहते हैं एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक। अब खुली श्रृंखला या विब्रत श्रृंखला का मतलब क्या होता है, तो अभी आपको ऐसे ही हम एक एग्जांपल से बताते हैं। आगे हम इन सब की जब डीप स्टडी करेंगे तब उसमें आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये क्या है आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे कि ये कार्बन 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 है, ठीक है। अब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहीं 3 हाइड्रोजन जोड़े हैं कार्बन में, कहीं 2 हाइड्रोजन जोड़े हैं। तो ये चार्ट आप समझ लीजिए। इसके बाद आपको हम कार्बन की संयोजकता, यदि आपने अभी फिजिकल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली होगी तो आप जानते होंगे कि संयोजकता या वैलेंसी क्या होती है। और यदि नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा सा उसको यहाँ पर संयोजकता या वैलेंसी क्या है उसको थोड़ा सा यहाँ इसी टॉपिक में बीच में आपको समझा दूंगी, और मेन बताऊंगी जो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता, जिससे आप जो भी यौगिक की संरचना बनाएंगे तो आप खुद से ये देख पाएंगे कि कहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे या क्या कैसा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन 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 ये 3 जुड़े हुए हैं और इससे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कहीं से भी बंद नहीं है, मतलब ये क्या है, ऐसे ओपन है हर जगह से। तो इस तरह की संरचना वाले जो यौगिक होते हैं उनको हम कहते हैं विब्रत श्रृंखला या खुली श्रृंखला वाले यौगिक, और इनका एक नाम है जो आप यहाँ पर ब्लू पेन से लिखा देख रहे हैं, एलिफैटिक यौगिक। इनको कहेंगे हम एलिफैटिक यौगिक। अब जो दूसरा मेन टाइप है, जो दूसरा मेन टाइप है हाइड्रोकार्बन का, वो है बंद श्रृंखला वाले यौगिक, या इसको हम कहेंगे चक्रीय यौगिक, ठीक है ना। तो ये जो है ये हाइड्रोकार्बन के, अभी इसको मैं क्लीन कर दूं क्या, आप ध्यान रखना जब नोट करो या स्क्रीनशॉट लो तो, क्योंकि ये बीच में या कोई और कलर के पेन से मैं इसके ऊपर बना देती हूँ जिससे आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा रेड पेन यूज नहीं हुआ है अभी, तो रेड पेन से बना देते हैं हम। अरे ढक्कन क्यों नहीं खुल रहा, अरे भगवान। तो यहाँ पर ये मैं जो एलिफैटिक यौगिक क्या है उसका यहाँ पर बना देती हूँ थोड़ी सी संरचना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये हाइड्रोकार्बन का हाँ कहाँ चला गया, तो हम कहाँ थे, हाँ हाइड्रोकार्बन के जो मेन 2 टाइप्स हैं वो आप समझ गए होंगे कि विब्रत श्रृंखला या खुली श्रृंखला वाले यौगिक, जिनको हम एक वर्ड में कहेंगे एलिफैटिक यौगिक, ये होते हैं इस टाइप की संरचना वाले यौगिक। दूसरा है बंद श्रृंखला वाले यौगिक या चक्रीय यौगिक।
तो अब चक्रीय यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, यहाँ आप ग्रीन पेन से बना हुआ देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है ना। कहीं से भी ओपन चेन नहीं है, खुली श्रृंखला नहीं है, इसीलिए इनको हम कहेंगे बंद श्रृंखला वाले यौगिक या चक्रीय यौगिक कहेंगे। तो ये थे मेन 2 टाइप्स। अब इनको और सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है और अन्य प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिफेटिक यौगिक के टाइप्स, जिसमें पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन और चौथा है क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक, या इनको हम फंक्शनल ग्रुप वाले यौगिक भी कंपाउंड कह सकते हैं। यदि कोई यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ रहे हैं और या फिर कभी कभी कोई इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली मैं कोई भी यदि वर्ड बोल रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों कन्वर्शन में आपको बताऊं, तो दोनों ही मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ये है खुली श्रृंखला वाले यौगिक के 4 टाइप। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक, अभी तो फिलहाल आपको बताते हैं कि ये क्या होते हैं, लेकिन हम हर एक टाइप का अलग से नेक्स्ट वीडियो में डीपली स्टडी करेंगे। तो अभी फिलहाल आप देख लें कि एल्केन क्या है। तो देखिए एल्केन क्या है, नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डीप स्टडी करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में अभी और थोड़ा इनके बारे में बताएंगे हम। अच्छा हाँ, कार्बन की संयोजकता बताना है और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं, उनकी संयोजकता के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाए, तो फिर इनका जो अलग अलग सबका अरे क्या हो जाता है कभी कभी, एक्सप्लेनेशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि एल्केन क्या है। तो देखिए यहाँ मैंने ग्रीन पेन से कार्बन कार्बन के बीच एक सिंगल लाइन खींची है। अब आप लोग 11th क्लास के हैं या 12th क्लास के हैं या जिस भी क्लास के हैं, तो केमिस्ट्री में आप लोग बॉन्ड जानते होंगे, बॉन्ड या बंध की जो यौगिक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में जो पहला तो हो गया विद्युत संयोजी यौगिक, दूसरा सहसंयोजी यौगिक और तीसरा उपसहसंयोजी यौगिक। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको सभी जो कंपाउंड हैं वो सहसंयोजी यौगिक वाले मिलेंगे। हाँ, कंपाउंड में कहीं कहीं उपसहसंयोजी बंध हो, आयनिक बंध हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम देखेंगे कि जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स या तत्व के बीच क्या पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अब सहसंयोजी बंध क्या होता है, जब 2 तत्व के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा हो। आई होप कि आप बंध या बॉन्ड वगैरह जानते होंगे, क्योंकि इसके पहले आप केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंध पढ़ चुके होंगे, तो जानते होंगे। और 9th 10th क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा सा रहता है साइंस में। यदि नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं कि सहसंयोजी बंध ही यहाँ पे अभी आपको देखने मिलेगा। तो सहसंयोजी बंध के ही बारे में बताते हैं कि जब कोई भी जो तत्व हो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का क्या हो, साझा हो, शेयरिंग हो। ठीक है, शेयरिंग मतलब कैसा, मान लीजिए ये एक गर्ल है और एक मैं ये गर्ल हूँ, मेरे पास ब्लू पेन है और एक ये दूसरी गर्ल के पास ग्रीन पेन है। अब मुझे भी ग्रीन पेन की ज़रूरत पड़ रही है और उसको भी ब्लू पेन की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम भी उसका ग्रीन पेन यूज कर लेंगे और वो भी मेरा ब्लू पेन यूज कर लेगी। तो ये आप समझ लीजिए कि ये दो क्या हैं, हम दोनों अलग अलग तत्व या एलिमेंट है और ये हम दोनों के इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मैं भी उसका यूज कर रही हूँ और वो भी मेरा यूज कर रही है पेन। तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन मतलब, तो ये जो शेयरिंग हो रही है इसको या साझेदारी हो रही है, तो ऐसे में एलिमेंट के बीच जो बंध बनता है, बॉन्डिंग होती है, वो होता है सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। और ऐसे यौगिक को कहते हैं सहसंयोजी यौगिक या कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एल्केन देख रहे हैं। तो एल्केन में आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन लिखा है। अब ऑफ कोर्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, तो आपको हम बता चुके हैं कि जितने भी इसमें यौगिक हैं सब में जो कार्बन है वो मुख्य तत्व होता है और कार्बन के साथ साथ इनमें हाइड्रोजन भी बॉन्डिंग करता है, तो इसीलिए इनको हम हाइड्रोकार्बन कह ही रहे हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, ये एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सभी जगह क्या हो, केवल सिंगल बॉन्ड हो, ये एकल बंध या इसको सिंगल बॉन्ड। एकल बंध या इंग्लिश में हम कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड जब बना हो, तो ऐसे जो यौगिक हैं वो आते हैं एल्केन के अंतर्गत। ठीक है ना। अब इसको भी हम इंग्लिश में थोड़ा लिखते जाएं तो सही होगा। तो एल्केन हिंदी में लिख दिया है। आप लोग ये कोशिश करिएगा कि जो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी नाम वगैरह हो उनको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हिंदी के कारण ना नाम में कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। खास करके जब हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन लिखते हैं ना, तो हिंदी में कभी कभी ऐसी मिस्टेक टाइप की समझ में आती है कि हम ये नहीं समझ पाते कि ये एल्केन लिखा है या एल्कीन लिखा है या एल्काइन लिखा है। तो यदि इंग्लिश में हम लिखेंगे ना तो बहुत ही क्लियर रहेगा। तो एल्केन, एल्क और ANE। ठीक है। अभी जो ये ANE है ना, ये हमें नाम में मुख्य रूप से देखने मिलेगा, एन। फिर एल्कीन, एल्क, इन, एल्कीन में ये देखने मिलेगा हमको, और एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन में ये देखने मिलेगा। ये जो ANE, एन, ENE, इन और YNE, आइन जो है ना, इन्हीं के द्वारा हमको जो यौगिकों के नाम है उनमें पता चलता है कि ये इसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित है कि डबल बॉन्ड उपस्थित है, मतलब द्विबंध उपस्थित है, या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, त्रिबंध उपस्थित है। तो आगे अभी हम देखेंगे सब कुछ। फिलहाल हम जहाँ थे वहाँ आ जाते हैं। तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होती है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब सिंगल बॉन्ड क्यों पाया जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है। जितने भी कार्बन की चेन होगी, अभी एग्जाम्पल भी हम बहुत सारे देखेंगे, आज की वीडियो में नहीं देख पाएंगे तो कल की वीडियो में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। तो जब किसी भी कंपाउंड में या यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाए या सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो वो कहलाते हैं एल्केन, एल्केन के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है टाइप एल्कीन।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्बन कार्बन के बीच ये डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि दोनों जो कार्बन हैं इनने क्या किया है, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। अब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा मतलब जैसे ये एक एलिमेंट, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। अब या भी गर्ल्स हैं दो, ऐसे समझ लेते हैं। तो इसके पास रेड और ब्लू पेन है और मेरे पास ग्रीन और ब्लैक पेन है। अब उसको भी ग्रीन और ब्लैक पेन की जरूरत पड़ रही है और मेरे को भी रेड और ब्लू पेन की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि तू मेरा ग्रीन और ब्लैक भी यूज कर ले और मैं तेरा रेड और ब्लू भी यूज कर लूंगी। तो ये क्या हो रही है, दोनों की दो दो पेन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पर साझा हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। तो ऐसे में जब बॉन्ड बनता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। अब इसके बाद है एल्काइन। एल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड हो, त्रिबंध हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है ना। तीन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के और तीन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के। तो इनका क्या हो रहा है, साझा हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। तो जब किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध पाया जाए तो वो क्या कहलाएंगे, एल्काइन कहलाएंगे। इसके बाद ये तीन टाइप हो गए एलिफैटिक यौगिक के। चौथा टाइप है क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक। क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक में भी कई सारे आपको क्रियात्मक समूह, अच्छा हाँ, जो यदि कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो तो क्रियात्मक समूह को हम इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। आज इस पेन को क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है ना। और यदि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो यदि कोई मेरी वीडियो देख रहा है इंग्लिश मीडियम वाला तो उसको भी दिक्कत ना जाए। तो क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन की चेन में जुड़ा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई कार्बन की चेन है, ठीक है ना। अब कार्बन कार्बन है तो यहाँ हाइड्रोजन तो लगा ही होगा, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, मतलब कार्बनिक यौगिक हैं, सब में आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिलेगा। अब ये आप देख रहे हो कि ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या हो जाए, बाहर चला जाए और इसकी जगह क्या आके जुड़ जाए, कोई फंक्शनल ग्रुप, मतलब कोई क्रियात्मक समूह जुड़ जाए। यहाँ पर Fg लिखा है, F मतलब फंक्शनल और G मतलब ग्रुप। तो ऐसा जो कंपाउंड या ऐसा जो यौगिक है वो कहलाएगा क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक। अब फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो ये कई सारे क्या होते हैं, कंपाउंड नहीं कहना चाहिए इनको, हाँ, लेकिन ये है कि ये एक दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर भी बने हुए हो सकते हैं, है ना। और या फिर सिंगल एलिमेंट भी यदि कोई अन्य आके जुड़ रहा है तो उसको भी हम क्रियात्मक समूह कह सकते हैं। अब सभी लोग अल्कोहल जानते होंगे, अल्कोहल के बारे में सबने सुना हुआ होगा, है ना। तो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल में भी एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल यदि हम कुछ देखें तो वो भी क्या होता है, एक कार्बन की चेन होती है और उसमें यदि OH जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, OH जुड़ जाए, तो ये जो पूरा यौगिक है ये क्या हो गया, क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक हो गया। और जो यहाँ ये OH है, ये OH क्या है,
एल्कोहल में जुड़ने वाला क्रियात्मक समूह है, जिसको हम हाइड्रोक्सी समूह या हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। अभी आप लोगों को शायद यदि न्यू पढ़ रहे होंगे तो उतना क्लियर शायद नहीं हो पा रहा हो, लेकिन जब हम इन सब की अलग अलग स्टडी करेंगे तब आपको हर चीज़ क्या होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। और जब हम एग्जाम्पल करेंगे, मोर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण हम करते जाएंगे, तो आपके जो डाउट हैं वो क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। तो एलिफैटिक यौगिक के ये 4 प्रकार हो गए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक। क्रियात्मक समूह में मैंने सिर्फ अभी OH हाइड्रोक्सी समूह के बारे में बताया। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है क्रियात्मक समूह होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं, कब कहाँ कैसा नाम यूज करते हैं, सब आपको जब हम क्रियात्मक समूह युक्त फंक्शनल ग्रुप वाले यौगिक देखेंगे तब उसमें बताएंगे। तो ये हुआ पूरा एलिफैटिक यौगिक या खुली श्रृंखला वाले यौगिक के बारे में। अब हम बी देखेंगे, बंद श्रृंखला वाले यौगिक या चक्रीय यौगिक। तो 1 सेकेंड, तो बी अब हम देखेंगे बंद श्रृंखला वाले यौगिक या चक्रीय यौगिक। तो इसमें 2 टाइप्स हैं, आप देख रहे हैं। पहला है एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा है एरोमेटिक यौगिक। अभी फिलहाल ये क्या होंगे बता देते हैं, लेकिन बाद में हम इनकी अलग अलग जब डीपली स्टडी करेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होगा? एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होगा? जब कोई कार्बन की चेन जो है वो ऐसे चक्र या रिंग के रूप में उपस्थित हो, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ हम 3 कार्बन की ऐसी खुली चेन बनाएं, ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये अब यही जो है रिंग के रूप में उपस्थित हो तो ये क्या कहला जाएंगे? एलिसाइक्लिक यौगिक कहला जाएंगे, जिनमें आपको चक्र के रूप में उपस्थित दिखेंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ कहीं कहीं डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कहीं यदि ट्रिपल बॉन्ड होने की संभावना होगी तो वो भी हो सकता है। तो ये कहलाते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक है ना। अब जैसे ये है, यहाँ पर कार्बन 3 कार्बन रिंग के रूप में उपस्थित हैं और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 H2, मतलब सब जगह क्या आ जाएगा? यहाँ H2 आ जाएगा। अब मैंने कैसे लिख दिया कि यहाँ H2 ही आएगा, H3 या H4 या सिर्फ 1H क्यों नहीं आएगा? तो वो अभी हम इसके बाद आपको बताएंगे। संयोजकता है तो अलग चैप्टर का टॉपिक, लेकिन आपको यदि नहीं पता है तो इसी टॉपिक में मैं बीच में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, और जो यहाँ पर हमारे यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता भी देख लेंगे। तो ये हुआ एलिसाइक्लिक यौगिक जो कि रिंग या चक्र के रूप में उपस्थित होते हैं, और ये बंद श्रृंखला भी इसको हम बोल सकते हैं। देखो कहीं से भी ये जो श्रृंखला है ये खुली नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए इसको बंद श्रृंखला बोलेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर जो ये 2 H जुड़े हैं तो ये तो खुली श्रृंखला हो गई, तो हमको H नहीं देखना, हमको सिर्फ क्या देखना है? कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच जो बंद है यदि वो क्या है, एक बंद संरचना है, रिंग के रूप में है, तो वो कहलाएगा एलिसाइक्लिक यौगिक। और या इंग्लिश में भी यही कहेंगे हम, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। स्पेलिंग हो सकता मिस्टेक हो जाए, एलिसाइक्लिक, तो स्पेलिंग को माइंड मत करिएगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा है एरोमेटिक यौगिक।
एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक यौगिक में देखो आप एक ये वाली संरचना देख रहे हैं और ये मैंने संरचना बनाई ये देख रहे हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे दोनों संरचना सेम है, दोनों सेम नहीं है। एलिसाइक्लिक यौगिक में क्या हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन जो है वो एक रिंग के रूप में उपस्थित है, ठीक है ना। जितनी वैलेंसी बची उतने यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिक में क्या होता है, जो मेन इसका एरोमेटिसिटी का कारण है वो है कि इनके जो कंपाउंड होंगे उनमें अल्टरनेट मतलब हिंदी में कहेंगे एकांतर क्रम में। एकांतर मतलब एक छोड़ एक, ठीक है ना। एक फिर छोड़ के फिर एक फिर छोड़ के फिर एक, ऐसा ये कहलाता है अल्टरनेटिव या एकांतर क्रम। तो इसमें एरोमेटिक यौगिकों का मेन गुण क्या है कि इसमें अल्टरनेट क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड या द्विबंध पाया जाएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर इस संरचना में यदि अच्छे से क्लियर ना दिख रही हो तो मैं फिर बना देती हूँ। ये यहाँ डबल बॉन्ड उपस्थित है, ठीक है। फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड उपस्थित है, फिर ये सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग जिन भी कंपाउंड में या यौगिकों में पाई जाएगी तो वो कहलाएंगे एरोमेटिक यौगिक। बाकी इनके बारे में भी हम आगे डीपली स्टडी करेंगे, तब आपको सारी चीजें और क्लियर होती जाएंगी। अब आप इसका पूरा जो ये चार्ट है हाइड्रोकार्बन के टाइप्स का, इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यदि साथ साथ आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर जो भी अभी मैंने समझाया था टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन वो नोट कर लिया होगा। अब हाइड्रोकार्बन के बीच में मुझे उन बच्चों के कारण ये संयोजकता या वैलेंसी समझाना पड़ रहा है जो नहीं जानते हैं, क्योंकि कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे, अभी जैसे मैंने मान लीजिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 3H लिख दिए, यहाँ पर 2H लिख दिए, ठीक है। यहाँ फिर से मैंने 3H लिख दिए। तो कुछ बच्चे हो सकता है ये सोच रहे हो कि मैम कहीं 2 हाइड्रोजन लिख रही हैं, कहीं 3 हाइड्रोजन लिख रही हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमें कितने हाइड्रोजन जोड़ना है। तो इसको सोच के मैं आपको बीच में ही संयोजकता या वैलेंसी थोड़ा सा बता रही हूँ कि शायद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यदि उनको ये कंफ्यूजिंग हो, ये डाउट हो, तो वो उनका क्लियर हो जाए। तो संयोजकता या वैलेंसी, इसको पहले साफ करना पड़ेगा। अरे यार, तो संयोजकता या वैलेंसी, ठीक है, क्या होता है। तो देखो संयोजकता या वैलेंसी क्या होता है, कोई भी जो तत्व होता है, अब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि सभी लोग आवर्त सारणी या पेरियोडिक टेबल पढ़ चुके होंगे और उसको याद भी कर चुके होंगे। और यदि जिन लोगों को पेरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी याद नहीं है तो वो मेरे चैनल में स्वेच्छा साइंस हब जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें आप लोग जाकर मेन वीडियो में जाकर आवर्त सारणी या पेरियोडिक टेबल का वीडियो देख सकते हैं और
उसको याद करने की उसमें ट्रिक भी डली हुई है, तो आप उसको याद जरूर करें, क्योंकि जो पेरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी है ये केमिस्ट्री का एक बेस होता है, आधार होता है। यदि आप उसको बिना याद करे और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये आपका बेस्ट है पढ़ना, ठीक है ना। तो कोई भी जो तत्व होता है, आपने आवर्त सारणी जो है ऐसे खंडों की बनी हुई, अब मैं बताना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ये इस तरह की आपने आवर्त सारणी जो है बहुत ही मैंने रफ तरीके से बनाया है। ये आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी, और यदि नहीं पढ़ी होगी तो मेरे चैनल में जाके उसको पहले जरूर पढ़िए, उसके बाद फिर ये देखिए, ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आवर्त सारणी में ये क्या बने हुए हैं, कई खंड बने हुए हैं, और इन खंडों में क्या लिखा हुआ है, कई एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। नाम के साथ साथ इसमें जैसे ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के इस साइड या इस साइड कुछ अंक लिखा हुआ होगा, यहाँ 1 लिखा है, तो ये क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक, या इंग्लिश में इसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। हर एलिमेंट्स में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, जैसे ये सोडियम है Na, तो सोडियम में यहाँ आपको लिखा मिलेगा 11, मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11 है। तो आवर्त सारणी या पेरियोडिक टेबल में आपको हर एलिमेंट का क्या देखने को मिलेगा, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर देखने को मिलेगा। अब जब हम परमाणु क्रमांक के अनुसार क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो अभी मैंने इसका कोई वीडियो तो नहीं बनाया है, बनाऊंगी मैं धीरे धीरे सारे टॉपिक के वीडियो। और यदि नहीं जानते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की थोड़ा स्टडी करके फिर आई होप कि आप जानते होंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक आए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं, अब हम सबसे पहले यहाँ कार्बन के ही रूप में एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, ये शायद 6 होता है, ठीक है ना। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 और 2p2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसकी जो आखिरी कक्षा है, ओहो ये बहुत टाइट हो गया इसका कैप। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आखिरी कक्षा कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी, क्योंकि यहाँ S के आगे 1 लिखा है और यहाँ S और P के आगे 2 लिखा है, 2 के आगे 3 4 नहीं दिख रहा लिखा, तो मतलब आखिरी कक्षा कौन सी कहला गई है, 2s2 2p2 कहला गई। अब यदि हम क्या करें, इसका जो ये 2s2 2p2 है, तो मतलब आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, इसके 4 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। आखिरी कक्षा या बाहरी कक्षा हम इसको कह सकते हैं, आखिरी नहीं लिखे, बाहरी कक्षा कहेंगे हम इसको, बाहरी कक्षा, या हम इसको कह सकते हैं संयोजी कोश, ठीक है, संयोजी कोश कह सकते हैं। और इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि इसकी बाहरी कक्षा या संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हाइड्रोजन में हम देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब सिर्फ 1s1। इसकी आखिरी कक्षा में बाहरी कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है ना, 2p4, 2 2 4 4 8।
और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7। तो यहाँ पर अब ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो बाहरी कक्षा में मतलब इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में हम क्या देख रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में। और नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कार्बन में बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर तो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने ब्लैक पेन से एक लाइन लिखी है कि कोई भी यौगिक तब तक नहीं बनता जब तक उसकी बाहरी कक्षा मतलब संयोजी कोश या वैलेंस शेल में, अरे ये शेल है नहीं तो CEL, कोशिका समझ ले कोई, बैलेंस शेल में अष्टक पूर्ण नहीं हो जाता। तो अष्टक का मतलब क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं हो जाते तब तक कोई भी यौगिक नहीं बनता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और मिलेंगे तभी ये क्या कर पाएगा, कोई यौगिक बना पाएगा। अच्छा, आप लोगों ने लुईस संरचना भी पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई संरचना बनाते हैं तो हमें लुईस संरचना भी पता होना चाहिए, है ना। यदि लुईस संरचना नहीं पता है तो भी हम कोई यौगिक की संरचना नहीं बना सकते। तो यदि हम कार्बन की लुईस संरचना बनाएं तो लुईस संरचना क्या होगा, जो बाहरी कक्षा है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा दर्शाना। ठीक है, यह है लुईस संरचना कार्बन की। अब ये कहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इतना सब यदि हम अभी बताने लगेंगे ना तो टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम सिर्फ इन जो तत्व या एलिमेंट हैं उनका शॉर्टली आपको लुईस संरचना बताते हैं और संयोजकता वगैरह। ठीक है ना। अब लुईस संरचना के लिए इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है क्या है, तो वो फिर बहुत बड़ा वीडियो इसी टॉपिक का हो जाएगा होगा, तो इसका अलग से वीडियो बनाएंगे हम। तो कार्बन की लुईस संरचना यदि हम देखें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हम बता चुके कि तब तक यौगिक नहीं बनता कोई जब तक कि अष्टक पूर्ण नहीं हो जाता। मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसीलिए जब हम देखते हैं ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बना रहे हैं तो ये ऐसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, इसके पास सिर्फ एक ही है इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन की लुईस संरचना बनाएंगे तो ये हो गई। तो इसीलिए अभी जो आपको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बता रहे थे कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन कहाँ कितने आएंगे, तो जितने की जरूरत उतने आते हैं जब तक कि इसका क्या ना हो, अष्टक पूर्ण ना हो। तो अब देखो यहाँ पे जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए तो क्या जुड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो हर हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास अपना एक है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो जाएगा और हाइड्रोजन का कार्बन का। तो हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 इस तरीके से। तो कार्बन का अष्टक तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक 8 इलेक्ट्रॉन ना हो। ऑक्सीजन के साथ भी यही कंडीशन है और नाइट्रोजन के साथ भी, सभी एलिमेंट्स के साथ यही कंडीशन होती है। लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास यदि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मतलब ये अन्य एक किसी तत्व से क्या कर ले, साझा कर ले। कोई भी मान लो यहाँ एक तत्व है, एलिमेंट है, उसके इलेक्ट्रॉन से यदि ये क्या कर ले, साझा कर ले, तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइड्रोजन का जो कक्षा है
यदि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये यौगिक बनाने लायक हो जाता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, मतलब अपवाद है। बाकी सब में अष्टक पूर्ण होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन की यदि कक्षा में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यदि हो गए हैं, एक तो उसकी कक्षा में है और एक यदि वो शेयरिंग कर लेगा तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन में वो यौगिक बनाने, कंपाउंड बनाने के लायक हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा। ठीक है ना। अब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जब हम लुईस संरचना बनाएंगे ऑक्सीजन की, तो इसमें क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। मतलब लोन पेयर मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, और या इंग्लिश में कहेंगे लोन पेयर, है ना। और 2 क्या होंगे यहाँ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब देखो जो ये बना रहे हैं हम, तो इससे आपको पता लग रहा है कि किसकी संयोजकता क्या होगी। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, कार्बन की संयोजकता या वैलेंसी। संयोजकता या वैलेंसी किसको कहेंगे कि उसकी बाहरी कक्षा में कितने अन्य इलेक्ट्रॉन को के साथ साझा करने की या दान करने की या लेने की जरूरत है। ठीक है ना। तो ये चीज कहलाती है संयोजकता या वैलेंसी। जैसे कार्बन की बाहरी कक्षा में, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, 4 हो गई। मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो गई, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। एक इसका खुद का होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में हम देख रहे हैं कि इसकी जो बाहरी कक्षा है, वैलेंस शेल या संयोजी कोश है, उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने और चाहिए, 8 चाहिए। ठीक है ना। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अष्टक पूर्ण करने इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन की संयोजकता या वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई। अब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो बाहरी कक्षा है, संयोजी कोश या बैलेंस शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक पूर्ण करने, अच्छा हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले शायद अष्टक अष्टक शब्द को ना समझ पा रहे हो। अष्टक को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टेड। ठीक है, ऑक्टेड इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सॉरी 5 है, कितने की और जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। यदि नाइट्रोजन की यहाँ लुईस स्ट्रक्चर भी बता देते हैं, ये लेविस स्ट्रक्चर। तो यदि नाइट्रोजन का बनाएंगे तो नाइट्रोजन में एक होता है लोन पेयर, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन, और 3 होते हैं इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो ये है नाइट्रोजन की लुईस संरचना या लुईस स्ट्रक्चर। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये 6 है तो यहाँ पे ये 2 जोड़े वाले आए, 2 ऐसे क्यों आए, यहाँ 1 जोड़ा वाला आया, 3 सिंगल क्यों आए। तो ये सब आपको जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, रासायनिक आबंधन, उसमें आपके ये सब टॉपिक हैं। उसका वीडियो अभी मैंने डाला तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं जो मेन टॉपिक है तो उनको मैं वीडियो अपलोड जरूर करूँगी। अभी फिलहाल यदि आप जानते हैं तो यहाँ देखिए। तो नाइट्रोजन में ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई।
ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित थे तो इसकी वैलेंसी 2, हाइड्रोजन में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, तो इसकी वैलेंसी 1, और कार्बन में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना। इसको साफ कर दें। कार्बन में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। तो ये है संयोजकता या वैलेंसी कि कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसीलिए जैसे मैंने कोई संरचना बनाई, मान लो ये, ठीक है ना, तो अब आप देख रहे हैं कि कहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अब हम वो बता सकते हैं कैसे। इस कार्बन के पास, पहले कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ये, और एक जो ये साझे से इसका इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास? 1 2 3 4 5 हो गए। अब 3 की और आवश्यकता है, तो यहाँ जो 3 ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। अब इस कार्बन को यदि हम देखें तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, और 2 इसके खुद के, 5 6 हो गए। अब 2 और चाहिए, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। इस तरह से हमें पता चलता है कि कहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो मेरा मानना है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। यदि जिन स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि मैम ने स्ट्रक्चर में कहीं 1 हाइड्रोजन जोड़ा, कहीं 2 हाइड्रोजन जोड़े, कहीं 3 जोड़े, तो ऐसा क्यों? तो इस क्यों का आंसर अब आपको मिल गया होगा। मैंने हाइड्रोकार्बन टॉपिक के बीच में आप लोगों के शायद मेरे मन में आया कि डाउट ना हो, तो डाउट क्लियर करने के लिए ये संयोजकता या वैलेंसी को समझाया। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो या कोई भी आपके कंफ्यूजिंग हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके कंफ्यूजन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। आई होप कि आप लोगों ने सभी चीज़ों को नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन के टाइप्स में एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है। इसका इंट्रोडक्शन तो मैं अभी आपको आज की वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन इसको और डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों को देखेंगे विथ एग्जाम्पल। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।